हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले दिन बात कर रहे थे कंपनी के अधीन जितना भी शासन अधिनियम पारित किया गया था, चार्टर एक्ट हो या जितना भी चार्टर एक्ट का सिलसिला था, उसको हमने देखा था। तो वो सभी कंपनी के अधीन शासन करते हुए अंग्रेज़ों के द्वारा वो सब नियम प्रतिपादित किया गया था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन को ऐसा लगने लगा कि कंपनी के द्वारा शासन करना ठीक नहीं है। ऐसे इसका जो उद्देश्य था वो पहले से ही चलते आ रहा था, क्योंकि 1853 का जो अधिनियम था उसमें अगले कितने वर्षों तक के लिए कंपनी को अधिकार दिया जाएगा इसका कोई वर्णन नहीं किया गया था, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा था कि पहले से ही उसका मन में ये बात चल रही थी कि कंपनी से अपना शासन ले लेना है। तो 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसने ऐसा प्रतीत कर दिया कि अंग्रेजी शासन को कभी भी उखाड़ कर फेंका जा सकता है। और अंग्रेजी सरकार हो या अंग्रेज में बैठे क्राउन हो, वो सभी ये देख के हैरान हो गए थे कि जिस साम्राज्य का हम चर्चा कर रहे थे कि जिसका सूर्यास्त कभी नहीं हो सकता है, वो साम्राज्य अचानक कैसे मिटने वाली थी। और 1857 का विद्रोह ऐसा हुआ था कि लगभग ख़त्म ही होने वाला था उसका शासन, लेकिन कैसे भी करके बच गया, क्योंकि कुछ कमी थी जो हमारे भारतीय में एकरूपता की कमी थी। संगठन का बहुत सारे संगठन नहीं हो पाया था। अचानक विद्रोह जो हो गया था जिसके चलते वो विद्रोह सफल नहीं हो पाया। तो ये इतिहास का विषय है, हम इतिहास में इसको देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि संवैधानिक विकास, हमको सिर्फ इसमें संवैधानिक विकास को लेकर चलना है। तो मूल रूप से जो कंपनी के अधीन जितना भी शासन किया गया था, जितना भी अधिनियम बना था कंपनी के अधीन, तो वो उसमें प्रश्न बनने की संभावना कम होती है। लेकिन जैसे ही 1857 के बाद जितना भी अधिनियम बना है उससे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको सही से ध्यान देंगे, क्योंकि अधिकतर प्रश्न इसी से पूछा जाता है, यानी 1857 के बाद जितना भी अधिनियम पारित किया गया है। तो तत्कालिक जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो 1858 में लगभग ख़त्म हो गया। तो उसी समय क्या हुआ कि ब्रिटिश महारानी का घोषणा पत्र जारी हुआ, और घोषणा पत्र में ऐसा कहा गया कि हम यहाँ के नागरिक को अपना नागरिक मानते हैं और यहाँ के राजवाड़ों से हम आशा दिलाते हैं इस बात का कि हम कभी भी उसके राज्य के मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, ना ही अपने राज्य का विस्तार करेंगे। ऐसे जितना भी उन्होंने अधिनियम इससे पहले पारित किया था उसमें सभी में बोला गया था कि हम अपना राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन उसका सैद्धांतिक कोई मतलब नहीं, सिर्फ लिखा हुआ रह गया, लेकिन उसके बाद भी राज्य का विस्तार हुआ। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद राज्य का विस्तार नहीं किया गया। तो हम देखते हैं कि 1858 में जो तत्कालिक कुछ प्रावधान किए गए थे ब्रिटिश महारानी के द्वारा, वो क्या क्या था। तो सबसे पहले क्या किया गया कि हम जो बता रहे थे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल, दोनों को मर्ज करके एक पद बनाया गया। ये भी ब्रिटेन में, ये दोनों निदेशक मंडल हो या नियंत्रक मंडल हो, दोनों पद ब्रिटेन में है। और एक और पद ब्रिटेन में सृजन किया गया, ये दोनों को मर्ज करके, यानी ये दोनों को हटा दिया गया और इसके स्थान पर एक पद का सृजन किया गया जिसको कहा गया भारत राज्य सचिव। ये सबसे बड़ा पद था। ये तीनों पद पहले इंग्लैंड में था और बाद में इंग्लैंड में ही भारत राज्य सचिव का निर्माण किया गया, एक पद का सृजन किया गया। ये बहुत ही शक्तिशाली पद था। और भारत सचिव जो था इसको ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना था, ब्रिटिश
सदस्य होना था। जो ब्रिटिश कैबिनेट था उसका इसका सदस्य होना जरूरी था। और क्या क्या प्रावधान किए गए कि ब्रिटिश कैबिनेट के जो सदस्य है राज्य सचिव, इसकी सहायता के लिए, यानी भारत राज्य सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन हुआ, यानी 15 सदस्यीय परिषद का एक गठन किया गया। तो भारत राज्य सचिव, पंद्रह सदस्य जो होना था, ये 15 सदस्य का यही प्रावधान था कि ये आपको तभी मनोनयन किया जा सकता है जब क्या किया हो, आप भारत में 10 वर्षों तक कार्य का अनुभव, यानी आपने भारत में जाकर 10 वर्ष तक कार्य किया हो। आपको 10 वर्ष तक भारत में कार्य करने का अनुभव हो, और आपको क्या होना चाहिए कि भारत से आए हुए 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और भारत से आए हुए या तो नहीं, दोनों होना चाहिए आपको। यह 10 वर्ष तक आपका कार्य, इसमें जितना भी सदस्य था उसका लगभग आधा सदस्य जो है, आधा सदस्य का क्या होना चाहिए, 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए, भारत में या तो कार्य किया हो, और साथ में क्या होना चाहिए कि भारत से आए हुए 10 वर्षों से अधिक नहीं हुआ हो। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि वो हमें भारत के बारे में बताए कि भारत में कैसे शासन करना है, क्योंकि इससे पहले जितना भी शासन हो रहा था विशेष अनुभव से नहीं होने के कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो आगे कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए यह प्रावधान किया गया था। ये तो हो गया भारत सचिव के बारे में। आप यहाँ के गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। वायसराय नियुक्त नहीं किया गया, वायसराय की उपाधि दी गई थी। यहाँ कभी कभी स्टूडेंट को यह भ्रम हो जाता है कि गवर्नर जनरल पद ही हटा दिया गया था, यानी गवर्नर जनरल को साफ हटा गया था, इस शब्द का चर्चा नहीं किया गया। ऐसी बात नहीं है। जब सम्राज्ञी विक्टोरिया के द्वारा जब घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें दोनों शब्द का उल्लेख किया गया था, गवर्नर जनरल और वायसराय। असल में वायसराय का जो हिंदी होता है उसको कहते हैं उपराजा, यानी आपको अगर वायसराय बना के वहाँ भेजा जा रहा है तो आप वहाँ के राजा के साथ आसानी से बात कर सकते हैं, यानी राजा के प्रतिनिधि के रूप में, क्राउन के प्रतिनिधि इसको कहा जा सकता है। उपराजा हुआ मतलब कि ब्रिटेन के उपराजा ये हैं, यानी क्राउन के प्रतिनिधि हैं। अभी भी क्या होता है कि भारत सरकार अगर कहीं नहीं जा पाता है तो उसके प्रतिनिधि के रूप में उसके कैबिनेट सदस्य या कोई भी सदस्य जाता है, तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि भारत सरकार ने ही ऐसी बात की। जैसे कोई भी देश में जाकर अगर वित्त मंत्री किसी चीज़ पे जाकर सिग्नेचर कर दे तो ऐसा ही माना जाएगा कि भारत सरकार ने उससे वार्ता की। तो भारत सरकार के नाम से ही चलता था, अभी चलता है। और उसी प्रकार वायसराय किसके नाम से चलेगा, वहाँ के लॉर्ड के नाम से, यानी क्राउन के नाम से वायसराय अपना शासन चलाएगा। तो ये गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों की
चर्चा उसके घोषणा पत्र में की गई थी और ये वायसराय जो है ये उपाधि दी गई थी। और इसी के तहत जो प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को प्रथम भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ये भारत का गवर्नर जनरल भी है और वायसराय भी है। मतलब कि शासन करने के रूप में आप जब भी किया जाएगा, आप शासन कर रहे हैं तो आप गवर्नर जनरल के रूप में शासन कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपको किसी प्रतिनिधि से बात करना, किसी राजा से बात करना होगा तो आप वायसराय के रूप में बात कर सकते हैं, यानी क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में उससे बात कर सकते हैं। तो वायसराय एक उपाधि था, ये उपाधि था। इसको हटाया, ये शब्द को हटाया नहीं गया था, सिर्फ एक उपाधि बढ़ा दी गई थी। आप जानते हैं कि इसके तहत क्या हुआ था कि कंपनी से शासन लेकर, कंपनी से तथा आप मुगल सम्राट से भी कह सकते हैं, मुगल सम्राट से शासन लेकर क्या किया गया कि क्राउन के हाथ में चला गया ना। कि अब जो शासन होगा वो क्राउन के नेतृत्व में होगा। पहले या तो कंपनी शासन करता था और मुगल सम्राट जो होता था उसका मुखौटा होता था। ये तो शासन कर ही नहीं रहा था, लेकिन ये मुखौटा बना हुआ था। लेकिन जैसे ही क्राउन के हाथ में शासन गया, ये मुगल सम्राट का पद हटा दिया गया। यानी जो मुगल सम्राट थे उसको तैसे गिरफ्तार करके रंगून जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई मुगल सम्राट नहीं बचता है 1857 के विद्रोह के बाद। तो मुगल सम्राट के पद को भी ख़त्म कर दिया गया और कंपनी के शासन को भी ख़त्म कर दिया गया। तो मूल रूप से यही इसका प्रावधान था। हमने सबसे पहले इसका नाम ही लिखना भूल गए। इसका नाम होगा भारत सरकार या शासन अधिनियम। अधिनियम 1858। सरकार या शासन लिखिए, ये दोनों में फर्क नहीं होता है। ये आप सरकार कह सकते हैं या शासन कह सकते हैं। हम इसका अर्थ पहले ही बता चुके हैं कि सरकार और शासन में फ़र्क नहीं होता है। यह तो कहीं लिखा हुआ आपको पाते हैं किसी किताब में भारत सरकार अधिनियम, और कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है भारत शासन अधिनियम। तो इसको देखकर घबराना नहीं है कि यहाँ भारत सरकार लिखा हुआ है, यहाँ भारत शासन लिखा हुआ है। तो विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इसका 1858 के प्रावधान मूल रूप से यही था। और जो महारानी के घोषणा पत्र था उसको हम इतिहास में जानेंगे, उससे संविधान से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम संविधान में इसको नहीं देखेंगे। उसको घोषणा पत्र की बात जब भी होगी, घोषणा पत्र कुछ जारी हुआ था उसकी बात तो हम बोले ही कि उन्होंने भारत की जनता को अपना जनता माना, यानी अपना नागरिक माना। उसके बाद यहाँ के राजा से वादा किया कि हम आपके राज्य काज में दखल नहीं देंगे और साथ में ही अपना राज का विस्तार नहीं करेंगे। तो यही वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ था उसके घोषणा पत्र में। तो मूल रूप से यही प्रावधान है। हम देखते हैं इसके बाद 1861 का अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि 1857 के विद्रोह के बाद जो कभी सूर्य अस्त न होने वाला साम्राज्य था उसको डगमग होने लगा था, उसका सिंहासन डगमग होने लगा था। तो इसको बचाने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया कि क्या किया जाए, जो जिस साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होने वाला था, यानी इतना बड़ा साम्राज्य था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होने वाला था, तो उस साम्राज्य को
यहाँ के भारतवासी ने आसानी से हटाने की कोशिश की और लगभग हटने वाला ही था, लेकिन कुछ कमी के कारण बच गया। तो इसको कैसे बचा के रखा जाए ताकि ये अधिक दिनों तक बचा रह सके। तो बचाने के लिए कहा गया कि हम जितना भी शासन कर रहे थे उसमें मूल रूप से कौन सा व्यक्ति था? अंग्रेज था, और अंग्रेज ही क्या करता था? इसका शासन चलाता था। अंग्रेज में कमी यही थी कि वो यहाँ के भारतीय भाषा को जानते नहीं थे और ना ही भारत के सांस्कृतिक समाज को नहीं जानते थे, जिसके कारण उसको शासन करने में तो तकलीफ होती थी। तो उनका कहना था, किसी ने सुझाव दिया कि अगर हमारे शासन में कुछ भारतीय अगर शामिल होते तो हमें ये बताते कि हमारे विरोध में वो षड्यंत्र रच रहे हैं। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो हो तो भारतीय, यानी शरीर से भारतीय हो लेकिन दिल से ब्रिटिश का समर्थन करता हो। यानी उसको ऐसे भारतीय, यानी भारतीय को भारतीय के प्रति वफादार नहीं समझा, यानी ऐसा भारतीय हो जो भारतीय के रूप में हमारे ऊपर वफादार रहे, यानी हम उसको कुछ खिलाए और साथ में हमारी वफादारी करे। तो ऐसे लोगों का चुनाव करना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि शासन में भारतीय लोगों को स्थान देना शुरू किया, ताकि भारतीय लोगों को स्थान दे और वैसे भारतीय को स्थान दे जो क्या करे कि हमारी तरफदारी करे और भारत के नागरिक के विरुद्ध, यानी भारत के नागरिक जितना भी कुछ भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई भी विरोध की परियोजना कर रहे हैं, तो उस परियोजना को पहले ही हमें जानकारी मिल जाए, ताकि क्या करें हम आसानी से उस विद्रोह को दबा दें। तो ऐसे प्रावधान करने के लिए क्या किया गया कि पहली बार परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। आप परिषद में देख सकते हैं कि जैसे ये परिषद हो गया, डायग्राम के माध्यम से इसीलिए समझा रहे हैं कि आप किसी परीक्षा में सब्जेक्टिव लिखते हैं तो आप डायग्राम बनाते हैं तो कुछ प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, और परीक्षक जब भी देखता है डायग्राम बना हुआ है तो मार्क देने में उसको आसानी हो जाती है। तो डायग्राम का ही फायदा है, इसलिए हम डायग्राम बना के समझाना पड़ता है हमको। तो पहले तो ये व्यवस्था थी कि 1+4 तो पहले था 1853 तक 1+4, यानी विधि मंत्री को अस्थायी करने के बाद 1+4 हो गया था। अब क्या किया गया, उसमें एक सदस्य और बढ़ा दिया गया और कुल सदस्य हो गया यहाँ कार्यपालिका में कुल सदस्य 5 हो गया, यानी एक गवर्नर जनरल के साथ 5 सदस्य हो गया। आप ये दोनों काम था इसका, कार्यपालिका का भी काम था इसका और ये विधायिका का भी काम था इसका, ये दोनों काम करता था। इसके साथ ही क्या किया कि अतिरिक्त सदस्य क्या किया गया, इसमें भर्ती करने की कोशिश की गई। अतिरिक्त सदस्य में क्या किया गया कि कहा गया कि 6 न्यूनतम 6 होना चाहिए, न्यूनतम 6 होना चाहिए और अधिकतम 12 सदस्य को इसमें जगह दिया जाए और साथ में इसमें भारतीय को जगह दिया जाए। इसमें साथ ही एक चालाकी किया गया कि मनोनयन के आधार पर, निर्वाचन की कोई बात नहीं है कि जनता किसको फेवरेट मानता है। मनोनयन इसलिए रखा गया कि ताकि हमारे मन मुकाबिल, यानी हम जिस व्यक्ति को चाहे जो हमारे प्रति वफादार हो वैसे ही भारतीय को इसमें भर्ती किया जाए। तो यहाँ मनोनयन के आधार पर आप लिख सकते हैं, यहाँ मनोनयन के आधार पर चयन करना था। चुनाव के आधार पर नहीं, मनोनयन के आधार पर इसका चयन करना था। अतिरिक्त सदस्य में क्या कहा गया कि लगभग आधा क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, और भारतीय का शामिल करने का सबसे पहला प्रावधान इसी अधिनियम के द्वारा किया गया। तो आप लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम इसी अधिनियम के माध्यम से
माध्यम से भारतीय को शामिल किया गया। भारतीय में शामिल होने वाले जो व्यक्ति थे वो हो गए सर दिनकर राव हो गए, पटियाला के महाराज हो गए और बनारस के राजा हो गए। तो कौन कौन हो गए? बनारस का राजा, पटियाला महाराजा, ओकर बाद सर दिनकर राव। ये तीन व्यक्ति को क्या किया गया था? सर्वप्रथम गवर्नर जनरल परिषद, यानी आप वायसराय के परिषद लिख सकते हैं, वायसराय के परिषद में शामिल किया गया था। वायसराय के परिषद में सबसे पहले बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को, ये तीन भारतीय ऐसे हैं सबसे पहले इनको परिषद में शामिल किया गया। तो ये सिर्फ दिखाया गया है यहाँ के आदमी को कि हम आपके भारतीयों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, यानी शासन में शामिल कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इन लोगों को विमर्श करने का अधिकार था कि आप जाके सिर्फ विमर्श करिए, बैठिए, कोनो चीज़ पूछने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्या करेंगे कि इसको भी लिख लेंगे कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य की इसमें नियुक्ति की जानी थी और कार्यपालिका में 1 सदस्य और बढ़ा दिया गया और यहाँ 1+5 हो गया। यानी गवर्नर जनरल को अगर शामिल करेंगे, गवर्नर जनरल को शामिल करने के बाद क्या हुआ? 1+5 हो गया, यानी 4 से बढ़ाकर 1 सदस्य को बढ़ा दिया गया और 5 हो गया। तो आप ये दोनों को भी लिख सकते हैं कि कार्यपालिका में क्या किया? 1 सदस्य बढ़ाकर 5 कर दिया गया और अतिरिक्त सदस्य में क्या क्या भर्ती किया गया? पहली बार अतिरिक्त सदस्य की व्यवस्था की गई है और न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य की इसमें बात की गई है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये तीनों पहले भारतीय हैं जिनको भारत विधान परिषद में शामिल किया गया। अतिरिक्त सदस्य में शामिल है, कार्यपालिका में ये शामिल नहीं हुए हैं। कार्यपालिका में आगे में जाके भारतीय लोग शामिल होंगे, तो कार्यपालिका और विधायिका में इनको स्थान नहीं मिला है। अतिरिक्त सदस्य सिर्फ बैठने के लिए अनुमति था, आप जाके बैठ सकते हैं। यहाँ सिर्फ दिखाना था कि भारतीय को भी हम शामिल करेंगे और ये सब उसके वफादार बन के रहेंगे। और क्या किया गया कि इसके तहत पहले जितना भी था कि अंग्रेजी व्यवस्था को लागू करने, यानी अंग्रेज में जो अंग्रेजी कानून, यानी अंग्रेज का संसद जो है वो किस प्रकार चल रहा है, यानी वहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान यानी उस समय जो शुरू हुआ था 1773 से, तो उस समय केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया था और 1833 का जो अधिनियम पारित हुआ था जिसमें क्या क्या सभी प्रांत से नियम कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। तो वो क्या था? केंद्रीकरण का उच्चतम सीमा था, यानी पूरी तरह से उस समय केंद्रित हो गया था। जितना भी ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय पूरी तरह से केंद्रित हो गया था। तो केंद्रीकरण में क्या हुआ कि केंद्रीकरण जब भी किया जाएगा तो इतना बड़ा देश में नीचे तबके के जितना भी विद्रोह होता है उसको दबाने में बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसलिए क्या किया गया कि सभी प्रांत ना, जो प्रांत था पहले, प्रांत से जितना भी अधिकार लिया गया यानी कानून बनाने का अधिकार जो लिया गया था उसको वापस लौटा दिया, यानी शक्ति जो कानून बनाने की शक्ति जो पहले लिया गया था उसको लौटा दिया गया। तो आप लिख सकते हैं कि बम्बई और मद्रास को कानून बनाने की शक्ति वापस कर दी गई। इसी के साथ क्या होता है? विकेंद्रीकरण का शुरुआत होता है। इसी के साथ शक्ति का विकेंद्रीकरण,
आप पढ़ेंगे सत्ता में शक्ति का विकेंद्रीकरण। जैसे भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, कुछ शक्ति केंद्र के पास है, उसके बाद राज्य के पास है, उसके बाद कुछ स्थानीय स्तर पर भी कुछ नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो उसी प्रकार पहले तो शक्ति का केंद्रीकरण किया गया और उसके बाद अब विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, यानी बम्बई और मद्रास को पुनः क्या किया गया, कानून बनाने की जो शक्ति थी पुनः वो उसको वापस दे दिया गया। तो इसी के साथ इसका क्या हुआ, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। और कुछ ऐसे प्रावधान किए गए इसमें, कुछ प्रावधान में जैसे क्या किया गया कि कैनिंग के द्वारा, जो उस समय वायसराय था, कैनिंग के द्वारा समविभागीय, इसको आप पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं, पोर्टफोलियो पद्धति की शुरुआत। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी समविभागीय पद्धति का अर्थ यही हुआ कि अलग अलग मंत्रियों के बीच क्या किया जाए, उसका विभाग का वितरण किया जाएगा। यानी अभी वर्तमान में आप कह सकते हैं कि वित्त विभाग किसी और के पास है, औद्योगिक विभाग, बहुत सारे पोर्टफोलियो किया गया है, यानी बहुत सारे मंत्रियों को बांटा गया है। तो कैनिंग के द्वारा क्या किया गया था, कैनिंग के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी और अलग अलग मंत्रियों को क्या किया गया था, अलग अलग विभाग बांट दिया गया था, ताकि उस विभाग को सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता था। इससे पहले सब गवर्नर जनरल ही देखता था, यानी वायसराय ही देखता था पहले, और वायसराय को अकेले सब विभाग को देखना पड़ता था, जिसके लिए मामला गड़बड़ हो जाती थी। इसलिए पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। यानी अभी जो 6 मंत्री बना है, 6 मंत्री में क्या करेगा कि 6 मंत्री में क्या करेगा कि पूरी तरह से बंटवारा हो जाएगा विभाग का, कार्यपालिका का। अतिरिक्त सदस्य को कोई अभी प्रावधान नहीं, ऐसा नहीं मिला है कि वो उसको कोई शासन किया जा सके, शासन में भागीदारी ले सके। इसको सिर्फ विचार विमर्श करने के लिए, यानी बैठने के लिए भी अनुमति मिला है। कुछ दिन में विचार विमर्श करने का भी अनुमति मिल जाएगा। तो ये जो अंदर में जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, इसमें मंत्री जितना भी थे, इसको पोर्टफोलियो यानी अलग अलग विभाग का वितरण किया गया। और क्या हुआ कि वायसराय को अध्यादेश, अभी राष्ट्रपति जो जारी करता है अध्यादेश, पढ़ाएंगे जब भी राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश का अर्थ यही होता है कि जिस समय कोई कानून नहीं लागू हो सके, उस समय क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाएगा वो क्या होगा, तत्कालिक कानून उसी को माना जाएगा। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी विशेष परिस्थिति में क्या कर सकता है, गवर्नर जनरल यानी वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करने के बाद यही क्या होगा कि बिना मंत्री से पूछे ये कानून का रूप धारण कर लेगा। अभी भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का सुविधा अभी भी प्रदान है। यानी जिस समय क्या होता है कि मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, उस समय ये अध्यादेश करने की सुविधा जो है ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अध्यादेश जारी करने की सुविधा उसी समय से प्रदान की गई थी। 1861 के जो प्रावधान थे मूल रूप से इसी के ऊपर निर्भर है। 1 सदस्य बढ़ा के 5 सदस्य कर देना, अतिरिक्त सदस्य में न्यूनतम 6 अधिकतम 12, सभी का मनोनयन के आधार पर होना था। और सर्वप्रथम इसी में भारतीय को शामिल किया गया। सर दिनकर राव हो गया, पटियाला के महाराज हो गया, बनारस के राजा हो गया। तो इसके द्वारा भारत को सिर्फ दिखाया गया कि हम आपके साथ हैं, अंदर में कुछ भी हो, रूम के अंदर यानी आप जाके संसद में जाके बैठ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है नहीं करना है, यानी सिर्फ बैठने का अधिकार है आपको। और बाहर के भारतीय को ऐसा लगे कि हमने क्या किया, भारतीय को शासन में स्थान दिया, यानी शासन में भाग लेने का आमंत्रित किया है, तो इसके आधार पर थोड़ा क्रोध कम हो सके।
तो मूल रूप से उनका चालाकी यही था कि हम भारतीय के क्रोध को शांत करके रखें ताकि हमारा व्यापार और वाणिज्य जितना भी हो और बाजार के रूप में भारत को उपयोग करते रहें। इससे पहले जो 1858 में जो भारत राष्ट्र सचिव बना था, उसमें आप देखेंगे कि वो ब्रिटिश संसद के प्रति उनको उत्तरदायी होना था। वायसराय को भारत राष्ट्र सचिव के प्रति उत्तरदायी रहना था। और यहाँ के जितना भी ICS ऑफिसर जो उस समय भर्ती होते थे, भारतीय सिविल सेवा के जितना भी प्रतिनिधि नियुक्त होते थे वो भारत के राष्ट्र सचिव के नाम से नियुक्त होते थे। जैसे आप अभी देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में ये व्यवस्था की गई है कि जितना भी अखिल भारतीय हो या केंद्र स्तर पर जिसका भी भर्ती होगा वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से उसका भर्ती किया जाएगा। और राज्य स्तर पर जितना भी भर्ती होगा, जितना भी राज्य स्तरीय अधिकारी का भर्ती होगा, तो उसमें राज्यपाल के नाम से यानी गवर्नर के नाम से उसका भर्ती किया जाएगा। तो उसकी शुरुआत भी 1858 में ही की जाती है। यानी ICS अधिकारी का जो भर्ती होगा वो भारत राष्ट्र सचिव के नाम से होगा। और भारत राष्ट्र सचिव का जितना भी कर्मी था ना उस समय, सबका वेतन आप लिख सकते हैं। पिछले अधिनियम में हम कुछ भूल गए कि 1858 में के अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि भारत सचिव और उसके साथ में 15 अलग जो सदस्य था, उस सभी सदस्य का जो वेतन होगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, वहाँ के राजस्व से नहीं। ऐसे भी जिससे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन हुआ था, उसका भी वेतन भारत के राजस्व से ही दिया जाता था। तो उसी प्रकार भारत के राज सचिव और उसके कर्मी यानी उसके सहायता करने के लिए जो 15 सदस्यीय टीम का गठन हुआ था, उसका भी राजस्व भारतीय राजस्व से ही उसका क्या किया जाएगा, वेतन प्रदान किया जाएगा। तो मूल रूप से आज हम यही दो प्रावधान देख पाए हैं। अगले दिन हम 1892 के अधिनियम को देखेंगे, उसके बाद 1909 हो गया, 1919 हो गया। तो इस प्रकार प्रावधान चलते रहेगा। आप देखते रहिए, हम अपनी जानकारी को लगातार बेहतर करते रहें और हमें आशा है कि हमारे द्वारा ये किया गया प्रयास आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। ये दोनों प्रकार से आपको मदद करेगा, यानी लिखित परीक्षा में भी और PT परीक्षा में। लिखित परीक्षा में किस प्रकार मदद करेगा, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि कंपनी के शासन के अधीन जो शासन अधिनियम पारित किया गया था उसके बारे में लिखें, या कंपनी के शासन के अधीन के संवैधानिक विकास को लिखें। तो आप क्या करेंगे उस समय, ऐसे प्रश्न में क्या कर सकते हैं कि 1773 को लेना है, मूल रूप से 1784 को लेना है, 1833 को लेकर थोड़ा सा वर्णन कर लेना है। हम जो डायग्राम बताए थे 1773 में हुआ या 1784 में हुआ, उसके बाद 1833 में जो डायग्राम बताए थे, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हुए उसको तेज़ी से वर्णन कर देना है। आप ये तो निर्भर करता है कि आपके परीक्षा में कितना शब्द सीमा तय किया गया है और कितना मार्क का है, तो उसके अनुसार शब्द सीमा के अनुसार ही उसका वर्णन करना है। ज़्यादा पूछता है तो विस्तार से वर्णन करना है, नहीं तो मूल रूप से जो प्रावधान किया गया था, जिसका शुरू में गठन किया गया था, बाद में उसमें क्या सुधार हुआ, उसके बाद उसका क्या सुधार हुआ, इसके आधार पर उसका वर्णन किया जा सकता है। के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगला सेशन हम जल्द जारी करेंगे। धन्यवाद।